लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली की शुचिता बनाए रखने के लिए अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जन लोकपाल बिल को लेकर केंद्र के साथ सीधी टक्कर ले रहे अरविंद केजरीवाल को इशारों इशारों में नसीहत दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि कानून बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को संसद की शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रपति ने यह कहते हुए बिल की वैधानिकता पर बहस को भी खारिज कर दिया कि कानून की वैधानिकता को उचित ठहराने का हक सिर्फ अदालत को है। बड़ा सवाल है कि क्या देश के नेता संसदीय परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर पिछले 4 दिन से संसद में हंगामा मचाने वाले कई और सांसद। देश की जनता जानना चाहती है कि अराजक कौन है। और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले उन तमाम मेहमानों से आपका परिचय हम करवा देते हैं जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अन्ना हजारे के समर्थक जयकांत मिश्रा जी, स्टूडियो में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। इनके अलावा हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस चर्चा में सूरज सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और संविधान विशेषज्ञ भी, और अरुणा कुमारी, आम आदमी पार्टी की नेता, लखनऊ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं, और राकेश शर्मा, बीजेपी के नेता, भोपाल से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, जिया न्यूज़ के संपादक जेपी दीवान भी तमाम बारीकियों को बताने के लिए, उन पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर देश की राजनीति के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की है। हालांकि राष्ट्रपति के बयान को केजरीवाल पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। संसद में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि संविधान का पालन करना सभी पार्टियों की ड्यूटी होनी चाहिए। राष्ट्रपति केजरीवाल के जन लोकपाल बिल पर बहस को भी उन्होंने खारिज कर दिया। आखिर कौन है अराजक, अरविंद केजरीवाल या फिर संसद में हंगामा करने वाले सांसद? ये सवाल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उस बयान के बाद उठा है जिसमें उन्होंने सभी पार्टियों को संविधान का पालन करने की नसीहत दी है। हालांकि प्रणब मुखर्जी के बयान को अरविंद केजरीवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। संसद में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी ने कहा, कानून बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को संसद की शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून की वैधानिकता को उचित ठहराने का हक सिर्फ कोर्ट को है। संविधान का पालन करना हर पार्टी का नैतिक दायित्व है। कोई भी कानून संविधान के दायरे में ही बनना चाहिए। दरअसल दिल्ली सरकार हर हाल में जन लोकपाल कानून बनाना चाहती है, लेकिन कानून के जानकार केजरीवाल सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर जन लोकपाल बिल पास नहीं करा सकता तो इस्तीफा दे दूंगा। पास नहीं होता तो मुख्यमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, और देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान, देश में स्वराज स्थापित करने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, देश को भ्रष्टाचार से दूर करवाने के लिए आया हूँ। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। दिल्ली सरकार केंद्र के ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल को गैर कानूनी बता रही है, तो संसद में तेलंगाना का मुद्दा गरमाया है। केजरीवाल जन लोकपाल के मसले पर केंद्र सरकार को आंख दिखा रहे हैं, तो संसद में सीमांध्र के सांसद संसद की गरिमा को भूलकर हंगामा कर रहे हैं। आलम यह है कि 5 फरवरी से शुरू हुए सत्र में कामकाज पूरी तरह ठप है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे नेता संसदीय परंपरा का पालन करना नहीं चाहते हैं? सवाल ये भी है कि संविधान को दरकिनार कर जिद पर उतरे नेताओं में अराजक कौन है, केजरीवाल या फिर संसद में हंगामा करते सांसद? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। आम आदमी पार्टी के नेता और वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि हर विधानसभा को अपने कानून पास करने के लिए स्वायत्तता है। उन्होंने कहा कि यहां चाह रहे हैं कि बिल पास करने से पहले ही सरकार के पास भेज दें। हम तो पूरा संविधान की मर्यादा को देखकर कानून पास करना चाहते हैं। संविधान ये कहता है कि भाई हर विधानसभा को स्वायत्तता है अपने कानून पास करने के लिए। अगर उसमें कोई विरोधाभास है, यानी कि राज्य के कानून और केंद्र के कानून में, तो वो प्रेसिडेंट के पास बाद में उनके मंजूरी के लिए जाएगा। हम लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि कानून पास करने से पहले केंद्र सरकार या प्रेसिडेंट की मंजूरी ली जाए। ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है, तो संविधान के खिलाफ है। ये तो
और केजरीवाल जन लोकपाल बिल पास कराने की पूरी कोशिश में लगे हैं। कानूनी दावपेचों को भी दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केजरीवाल जिस जन लोकपाल को पास कराने के चक्कर में लगे हैं उसे देखने तक का मौका उन्हें नहीं मिला है। हमारा ये कहना है कि संविधान, मर्यादाओं और देश के कानून का सम्मान करके जन लोकपाल बिल को विधानसभा में लेकर आए। सबसे पहले अगर उसका कोई समर्थन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन जन लोकपाल बिल हमारे को दे तो सही, उसको एक बार पढ़ने का हमें भी मौका मिले और हम भी समझें कि उसके माध्यम से कैसे और बेहतर ढंग से और सख्त तरीके से भ्रष्टाचार को काबू किया जा सकता है। तो तस्वीर एकदम साफ है। सड़क से संसद तक सियासत गरमाई हुई है। संसद में हल्ला हंगामा हो रहा है, कामकाज नहीं हो रहा। और जहां तक बात करें दिल्ली की, तो यहां अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जन लोकपाल के लिए अपनी कुर्सी तक कुर्बान करने को तैयार है। विपक्षी उन पर उंगली तान रहे हैं कि वो अराजक हैं। वो विपक्षियों को कह रहे हैं कि स्वराज नहीं लाने दिया जा रहा। और सबके बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर से नसीहत दी है तमाम सियासतदानों को। उनका कहना यह है कि संसदीय गरिमाओं का ध्यान रखा जाए, उस गरिमा को बनाकर रखा जाए और ऐसा आचरण किया जाए कि उसको ठेस ना पहुंचे। और इसी बीच में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर अराजक है कौन। सबसे पहले हम सीधे रुख कर लेते हैं राकेश शर्मा जी का। भोपाल से बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि राष्ट्रपति महोदय को बार बार ये नसीहत देने की, ये बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या तमाम पार्टियां अपनी जिम्मेदारी भूल रही हैं? क्या तमाम पार्टियां संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही हैं? क्या तमाम पार्टियां केवल सत्ता के लिए सियासत कर रही हैं और इसी उधेड़बुन के अंदर संसदीय गरिमाओं की धज्जियां उड़ रही हैं? अनंत जी, आज ये जो विषय राष्ट्रपति जी द्वारा उठाया गया है उसमें पूरी तरह से केजरीवाल जी और कांग्रेस विचार चाहिए कि आज जो संसद की स्थिति है उसमें आंध्र प्रदेश में तेलंगाना अलग राज्य बनाया जाए, उसकी मांग को लेकर कांग्रेस के सांसद आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल जी जो हैं, आज किसी भी तरह से न्यायपालिका, संविधान और जनता के राकेश जी, ये बात आज और कल की नहीं हो रही है। राकेश जी, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बात आज और कल की नहीं हो रही है। अगर पूरी 15वीं लोकसभा के कार्यकाल को देखें तो आप भी पीछे नहीं हैं। कभी चिदम्बरम के इस्तीफे को लेकर, कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे को लेकर, कभी घोटालों की जांच की मांग को लेकर, कभी सीबीआई को लेकर, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर आप भी तख्तियां ताने खड़े रहे सदन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने तख्तियां नहीं तानी हैं, आपने नारे बुलंद नहीं किए हैं। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर कौन इन मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहा है, कौन संसद की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहा है। अनंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर संसद में किसी मुद्दे को उठाया तो वो मुद्दा जायज था। आप ये देखिए कि भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जनता ने हमें जवाबदारी दी है कि हम इस सरकार को जनता की सेवा के काम में लगाएं। अगर ये सरकार केंद्र की अगर उसको मान नहीं रही है, भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी संसद में उठाएगी। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, केक कहता है मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सीधे सीधे जब आते हैं, हम केंद्र की सरकार के सामने मुद्दा रखते हैं कि आप इनको हटा दीजिए और संसद हम चलने देंगे। जब केंद्र की सरकार इस मुद्दे को मानने के लिए तैयार नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी किस कीमत पर आवाज बुलंद की जा रही है सर, ये देखने की जरूरत नहीं है क्या? ये किस कीमत पर आवाज बुलंद की जा रही है, क्या ये देखने की जरूरत नहीं है? लोकतंत्र के पहले संसद की क्या गरिमा पर यह आवाज नहीं बुलंद की जा रही? आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से, इन तौर तरीकों से अगर आप अपनी बात कहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है गरिमा को? कांग्रेस अगर देश को, कांग्रेस अनंत जी अगर नहीं कांग्रेस जी अनंत जी अगर देश को गिरवी रखने पे तुल जाए, कांग्रेस देश को बेचने पे तुल जाए, कांग्रेस के मंत्री भ्रष्टाचार में देश को खोखला कर दे, तो क्या हम देखते रहे? हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपनी बात रखें।
इस बात में तो आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं संसद चलने देती है। अगर कांग्रेस के सामने अगर हम जायज मुद्दे रखते हैं, सरकार के सामने जायज मुद्दे रखते हैं, तो उसको मानना चाहिए। कांग्रेस के लोग उसके बदले ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो शौक हो गया है कि हमारे भ्रष्ट मंत्रियों से इस्तीफे मांगे, और भारतीय जनता पार्टी को क्या अधिकार है भ्रष्ट मंत्रियों से इस्तीफे मांगने का। तो अब तो ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। चलिए राकेश जी लौटेंगे आपके पास, हम सीधे रुख कर लेते हैं अरुणा कुमारी जी का। लगातार उनकी पार्टी पर उंगलियां उठ रही हैं कि सियासत में आने के बाद उनका जो तौर तरीका है वो अराजकता जैसा तौर तरीका है, और उससे अराजकता फैल सकती है, उससे वो स्वराज नहीं आ सकता जिसके वो दावे कर रहे हैं। अरुणा जी, सवाल यह है कि आपकी पार्टी चाहती क्या है? सत्ता में वो है, तमाम अधिकार सत्ता के तहत जो उसके पास होने चाहिए वो हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ना तो आप किसी प्रक्रिया को मानना चाहते हैं, ना उन परंपराओं को मानना चाहते हैं जो एक संसदीय लोकतंत्र में विकसित होती हैं समय के साथ साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? आम आदमी पूरी तरह से लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती है और पूर्ण स्वराज लाना चाहती है, जिसके लिए ये सभी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी जो आज संसद में हल्ला हो हल्ला मचा रहे हैं, हमेशा इन्होंने यही किया है। संसद में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके किसी भी मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया है। आम आदमी आज सड़कों पे उतर के अपनी बात को अगर कहने लगा है तो उसे आप अराजकता का अगर नाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 65 सालों में आपने क्या किया? जनता को जातिवाद धर्मवाद के नाम पे बांटा। अब आज आप जब इसमें पूरे उस पे असफल हो रहे हैं और जनता आम आदमी अगर एक साथ मिल के आम आदमी एक विकल्प के रूप में निकल के आया है, तो अब आप किसी भी तरह से उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठाना, आप स्वराज की बात कर रही हैं, आप लोकतंत्र को एकदम देश में एकदम हर आदमी तक पहुंचाने की बात कर रही हैं, लेकिन क्या उस लोकतंत्र का तकाजा ये नहीं है कि जो भी इस सियासी जमात के अंदर लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए? अब जैसे आपके जन लोकपाल बिल का ही उदाहरण लीजिए, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उनका कहना यह है, एक तरफ तो आप छाती ठोक के कह रहे हैं कि आप विधानसभा में इसको पारित करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उसी विधानसभा के सदस्यों को उसकी कॉपी तक नहीं दी गई है, उस बिल में क्या है क्या नहीं है, ऑफिशियल तरीके से उनको कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। आप केवल खुद को ही अगर आम आदमी का अगुवा मानकर चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो एक कैसा स्वराज होगा? इस स्वराज में तो यानी कि वो हो गया कि आप जो चाहें वो स्वराज है, आप जैसा चाहें वो स्वराज है, और इसमें दूसरे के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। जन लोकपाल की कॉपी तो शुरू से सभी को दी जा रही है। जन लोकपाल का मुद्दा, आप ये आंदोलन जो निकला है ये जन लोकपाल से ही निकला है, और सभी पार्टियों को, सभी को ये पता है कि जन लोकपाल का मुद्दा क्या है। आज अगर इस बात से वो नाकार रहे हैं तो ये एक पूरी तरह से नाटक कर रहे हैं। सवाल तो यही उठ रहा है कि उस आंदोलन के खोल से अब बाहर आइए, आप उस आंदोलन के खोल से बाहर आइए, आंदोलन के बाहर आके सोचिए। अब आप सियासत में हैं, अब आप सत्ता में हैं। आप जिस बिल की आप बात कर रहे हैं वो एक आंदोलन के दौरान का बिल था। यहां पर एक सरकार की बात हो रही है, जिस बिल को सरकार इनिशिएट करना चाह रही है, उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसके कुछ नियम कायदे हैं। पूरी तरह से देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत, जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, सत्ता सीधे जनता के हाथ में होना चाहिए, उसी को करने की कोशिश की आम आदमी कर रहा है। और पूरी तरह से सभी को पता है कि जन लोकपाल बिल में क्या है, वो बिल सभी तक पहुंचा है। अगर आपके पास पहुंचा और अगर ये नाटक कर रहे हैं सभी लोग मिलके, तो इसमें कहीं से भी ये जनता को पूरी तरह से पता है। चलिए आपके पास लौटेंगे अरुणा जी, आपके पास लौटेंगे। सवाल ये भी उठेगा कि आपने जो सोच लिया क्या वो केवल वही सही है? सीधे हम रुक कर लेते हैं जयकांत मिश्रा जी का। जयकांत जी, राष्ट्रपति जी ने जो बातें कही हैं, आप हर पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से उन बातों का निशाना तय कर रही है। बीजेपी कांग्रेस की तरफ उंगली उठा रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ उंगली उठा रही है, आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों को निशाना साध रही है। सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, उनका इशारा किसकी तरफ है? और आप जो तौर तरीके आम आदमी पार्टी के देख रहे हैं, जो तौर तरीके आप बाकी सियासी जमात के देखते आए हैं, उसके मद्देनजर अगर राष्ट्रपति के इस बयान को देखा जाए, उनकी इन बातों को देखा जाए, तो क्या निचोड़ निकलकर सामने आता है? देखिए, राष्ट्रपति जी ने जो बयान दिए हैं तो उस पर तो गौर करने वाली बात है कि कुछ सोच समझ करके ही दिए हुए हैं। और
जहाँ तक बात रही केजरीवाल जी का, तो केजरीवाल जी डे 1 से ऐसी राजनीति करते आ रहे हैं जहाँ पे ऐसी राजनीति और ऐसे मुद्दे खड़ा करते आ रहे हैं जहाँ पे डिस्प्यूट हो और टकराव का राजनीति हो। तो मेरा अपना ये मानना है कि इनको इस सब चीज़ों से बचना चाहिए और दिल्ली की जनता ने जो आपको एक बहुमत दिया है, 28 सीटें ला करके दिया है, उस सीटों को इन्हें इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ है कि इनकी अपनी अभी ज़मीन नहीं है, ये अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। और वो जो ज़मीन तलाश रहे हैं तो वो तलाश कैसे रहे हैं, वो हर ऐसे मुद्दे को क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे टकराव हो, चर्चा हो, मुद्दा बने। वो सब अपनी जगह पे एक राजनीति की प्रक्रिया है, लेकिन अपनी ज़मीन इनको तलाशनी चाहिए और ज़मीन को लेकर के आगे चलना चाहिए। चलिए जयकांत जी, आपके पास हम लौटेंगे। हम सीधे रुख कर लेते हैं जेपी दीवान जी का। दीवान साहब, आपने जो बातें सुनी, जिस संसदीय गरिमा की बात हो रही है, संसदीय सर्वोच्चता की बात हो रही है, और आम आदमी पार्टी का जो तौर तरीका है, सवाल यहाँ पर दोनों ही पक्षों की तरफ उठ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो लोग जो आम आदमी पार्टी पर या अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं, वो संसद में उन पार्टियों के नुमाइंदे खुद क्या कर रहे हैं। और एक तरफ जब हम अरविंद केजरीवाल को देखते हैं कि एक तरफ वो स्वराज की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो लोकतंत्र को हर एक आदमी तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, लेकिन क्या वो उस तौर तरीके से चीजों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कटघरे में खड़ा कौन है। देखिए, कटघरे में तो सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, तमाम वो दल खड़े हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उन्हीं की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा, साफ कहा है कि गंगोत्री अगर प्रदूषित होगी तो गंगा भी स्वच्छ नहीं रहेगी, वो भी प्रदूषित होगी। मतलब जो नीचे तक बह करके जो पानी जा रहा है वो भी ठीक नहीं रहेगा, उसमें भी गंदगी आएगी। तो और उनका साफ साफ कहना है कि सरकारें, राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के लीडर, उन सबको मिलकर के पार्लियामेंट की उसको गरिमा को बनाए रखना होगा। उनका किसी एक आम आदमी पार्टी या किसी एक उसके तरफ इशारा नहीं है, उनका पूरे जो चल रहा है, पूरे इस दौर में चल रहा है, पूरी उसकी तरफ इशारा है। हमारे संविधान में भी साफ साफ कहा गया है, संविधान जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। हमारा आज़ादी का आंदोलन भी जो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, उसमें ग्राम स्वराज की एक बहुत परिकल्पना को आगे रख करके पूरा आंदोलन खड़ा किया गया था और उसका एक सोच था। आप या अन्ना जी के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसका भी मकसद था कि ग्राम समिति, मोहल्ला समिति, इनके द्वारा नीतियां बने और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एक ऐसा मॉडल बने जिसमें एक आम आदमी की भागीदारी हो। उसी को लेकर के उन्होंने जन लोकपाल में भी जो प्रावधान किए थे, बाकायदा लोकल लेवल पे डिबेट करके उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। बहुत सी चपरासी से लेकर के मुख्यमंत्री तक को शामिल करने की जो बात थी, उसमें वो सारी चीज़ें थी। तो उनको एकदम से हम लोगों को अराजक कह के या कुछ कह करके नकार नहीं देना चाहिए, उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। और गंभीर है तभी शायद वो इस हद तक जा रहे हैं कि नहीं, हमें इसको पास किसी भी हालत में पास करवाना है। गंभीर नहीं होते तो आप देख लीजिए, आंकड़े सामने हैं। जो विंटर सेशन 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चला है, उसमें लोकसभा सिर्फ शेड्यूल घंटों के 6% ही काम की है उसने, बाकी टाइम बहिर्गमन और डिस्ट्रप्शन चले हैं। राज्यसभा 19% काम किया है। उसके बाद लगातार उनका मानसून सेशन का देख लीजिए, लोकसभा 58% काम के घंटों का काम किया है, 80% राज्यसभा, बाकी लगातार इनका। तो जो संसद में जो बैठे राजनीतिक दल हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं जो आज उंगली उठा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही निंदनीय रही है। उन्हें लगातार बहिर्गमन, डिसरप्शन, और जहां तक बिल पास होने की वो है, तो आप आंकड़े उठा करके देख सकते हैं कितने कितने बिल किस किस सेशन में पास हुए हैं और कितनों पे, मतलब यहां तक है कि 17% बिल सिर्फ 5 मिनट की बहस पे पास कर दिए गए हैं जी। और ये बहुत ही, मतलब किसी भी कानून को बनने में एक प्रोसेस होती है, विचार विमर्श होता है। आप 5 मिनट में मतलब औपचारिकता पूरी करके उसको निकाल देना है, तो ये पूरा का पूरा एक पूरा सिस्टम ही मुझे लग रहा है डिकेडेंस की तरफ बढ़ रहा है। उसमें किसी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए और उसको सबको ही
अपना पुनर्मूल्यांकन पुनरावलोकन करना चाहिए सारी राजनीतिक दलों को, सांसदों को, पार्टियों को। जी बिल्कुल, हम सीधे रुख कर लेते हैं सूरज सिंह जी का। जरा हम संविधान के प्रकाश में, संविधान के दायरे में समझाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि संसद की सर्वोच्चता के मायने क्या हैं। हमारे संविधान निर्माताओं का दर्शन था क्या संसद की सर्वोच्चता कहने का, उसके मायने क्या है। सीधे हम चलते हैं सूरज सिंह जी के पास। सूरज जी, जो संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं, अगर उनके अंतर्गत देखा जाए तो एक कानून बनाने वाली संस्था के तौर पर, एक लोकतांत्रिक संस्था के तौर पर संसद की सर्वोच्चता के क्या मायने हैं, और जो मौजूदा परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं कि कामकाज नहीं हो पा रहा, 5% कामकाज हो पाया, इतने घंटे बर्बाद हो गए, इतने पैसा बर्बाद हो गया, अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो क्या ये संविधान की आत्मा के अनुरूप हैं चीज़ें, और क्या इससे संसद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती है? देखिए, जब ये संविधान बना तो अंबेडकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमने एक ये संविधान बना दिया है, लेकिन इसमें जीवन फूंकना भारत के लोगों पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की इसकी वस्तुतः वर्किंग लाइफ किस तरह का होगा। और यहाँ जब महामहिम कह रहे हैं कि मर्यादा से सभी कार्य करें, किनकी तरफ उनका इशारा है, तो हम ये कहेंगे सबकी तरफ है। अंग्रेजी में एक कहावत आती है, फॉर हुम द बेल टोल्स, और जवाब है इट टोल्स फॉर दी, कि ये तुम्हारे लिए है। तो अगर ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर बात कही जाए कि राष्ट्रपति किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति सभी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उनको दूसरी तरफ आरोप लगाने की बजाय अपनी तरफ देखना चाहिए। ये एक आत्मनिरीक्षण का समय है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय है, ताकि सारे लोग, कहने में तो ये कहते हैं कि हम जनता के भले के लिए, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार जो है, जो उनकी कथनी से, वो कितना अलग हो जाता है। तो यहां जो है, जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसका मतलब ये कि भारत की जनता सुप्रीम है, और क्योंकि पार्लियामेंट उसकी रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए जनता क्योंकि सभी टाइम डायरेक्ट रूप से नहीं रूल कर सकती, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोगों ने जिस पर्पस के लिए भेजा है, उस पर्पस के लिए वो काम करे। यहां जो है आनंद जी, दिक्कत यह आ जाती है कि कोई भी लक्ष्य, कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो उसका जो स्टेटेड पर्पस होता है, जो उद्देश्य दिखाया जाता है, वो एक बात है, लेकिन जब एक्चुअल में जो इंप्लीमेंट होता है तब निहित स्वार्थ आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जिस पर्पस के लिए आपको पावर दी गई थी, उसी उद्देश्य के लिए आप उसका उपयोग करें। यहां जो है इशारा महामहिम का सभी लोगों की तरफ है। जैसे कि मेरे मित्र प्रेसिडेंट ओबामा कहते थे, दैट द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी इज पार्टिसिपेशन बाय एवरीबॉडी। तो जितना ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन साथ ही जब आम आदमी एक तरफ कहती है कि भाई लोगों का पार्टिसिपेशन, वहां यह भी जरूरी है कि एक मर्यादा भी है। आपसे पहले भी लोगों ने जो है सुधार किया है, अच्छा काम किया है। तो इसलिए लॉ में एक बात होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन चली आ रही है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन इसीलिए कहा जाता है। और यहां जो है एक चीज अगर मैंने अमेरिका, इंग्लैंड से सीखी, दिल्ली, इंडिया में तो हम रहे, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से, तो वो थी रेस्पेक्टफुल क्वेश्चनिंग, कि जो पुरानी चीज है उसको आप क्वेश्चन करो, लेकिन साथ ही रेस्पेक्ट भी करो कि कोई चीज अगर इतने समय तक है तो कोई कारण होगा कि यह है। तो हम सम्मान करें दूसरों का, और सम्मान के बाद फिर क्वेश्चन करें। ये नहीं कि हम जो कह रहे हैं कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, पहली बार हमारे दिमाग में जो है कोई बहुत नया आइडिया आया है, तो सुधार की कोशिश करें। लेकिन हमारा संविधान की पद्धति है, लेकिन उस पद्धति में जो है कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाता है। जैसे अभी ये स्टेट असेंबली वाला ले लीजिए, संविधान बड़ा क्लियरली कह रहा है कि स्टेट असेंबली को बिल पास करने का पूरा अधिकार है। उस स्टेज पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का या प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलो। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट असेंबली चल रही है, लेकिन आप जो है उसमें भी दिक्कत कर रहे हैं। तो यहां मर्यादा की बात ये हो जाती है कि सब लोग आत्मसंयम से काम करें। वो डेमोक्रेसी की और लिबर्टी की पहचान होती है। भारत में ये आत्मसंयम की बहुत ज्यादा कमी है। और इसी आत्मसंयम की जब मैंने बात कही
तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जी सूरज जी, अनुच्छेद 105 में जो संविधान का है उसमें संसदीय विशेषाधिकारों की बात कही गई है, क्योंकि आज हम संसदीय गरिमाओं पर, परंपराओं पर और जिस तरीके से सियासत हो रही है वो किस तरीके से चीज़ों को प्रभावित कर रही है, असर डाल रही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इन तमाम पहलुओं को आज हम खंगाल रहे हैं इस चर्चा में। मैं यहाँ पर उन संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में बात करना चाहूँगा। ये संसदीय विशेषाधिकार क्या सांसदों के विशेषाधिकार हैं? एक संस्था के तौर पर क्या संसद के खुद के विशेषाधिकार नहीं है? और एक संस्था के तौर पर उस संसद की गरिमा का ख्याल रखना, जिसको आप कोई मान लीजिए कोई आदमी क्वेश्चन करता है तो सांसद से क्वेश्चन हुआ और संसद की गरिमा पर उसको सवाल मान लिया जाता है। सवाल ये उठता है कि संसद की गरिमा की जब बात होती है तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी क्यों ना फिक्स की जाए? जो सांसद काम नहीं होने दे रहे हैं या फिर कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है या फिर उसमें डिसरप्शन हो रहा है या फिर ऐसा लगता है कि संसदीय गरिमा को ठेस पहुंची है, तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऐसा फिक्स करने का कोई प्रावधान है हमारे मौजूदा संविधान में? और अगर नहीं है तो क्या उस दिशा में अब नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि ये लगातार आप एक तरीके से देखा जाएगा कि निम्न स्तर को हम चीजें जा रही हैं, उसमें सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार काम के घंटे कम हो रहे हैं, बिल जो है 2-2 मिनट की चर्चा में पास हो जा रहे हैं। जी जी, देखिए इसमें ऐसा है कि ये परंपराएं 1679 से इंग्लैंड से हमने ये परंपराएं यहां भारत में अनुकरण किया। और जब हम नरसिम्हा राव ब्राइबरी केस वाला आर्ग्यू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब यही बात आई थी कि पार्लियामेंट क्या अपने क्षेत्र में स्वायत्तता रखती है। और उस समय हमने यही कहा था कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिश्वत लेता है तो ये पार्लियामेंट का अपमान है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और उस पर एक्शन ली जानी चाहिए। लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा एक्शन ले, राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा ले। लेकिन ये हो इस तरह का गया है कि अगर जनरली हम देखें पार्लियामेंट में तो एक दूसरे के गलत व्यवहार को ये टॉलरेट कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि खुद भी तो वो वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। तो इसमें कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब हम एक एम्प्लॉय को कहते हैं नो वर्क नो पे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई भी तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो क्यों ना एमपी के प्रिविलेजेस भी, क्यों ना एमपी के भत्ते भी उसी तरह से, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको निवास स्थान नहीं मिलेगा, आपके प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, आपकी तनख्वाहें नहीं मिलेगी। हंगामा मचाने के लिए जनता का पैसा उन पर खर्च हो, ये कहां का न्याय है? तो एमपीज पर भी नो वर्क नो पे जो है लगना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट खुद नहीं करेगी। इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है फंडामेंटल वैल्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखी गई हैं उनकी सुरक्षा करे, एज ए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। इसलिए आपने देखा कि बहुत से मामलों में जहां पार्लियामेंट को निर्णय लेना चाहिए था वहां बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है कि करप्ट लोग इलेक्शन में ना खड़े हों, जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको नहीं परमिट किया जाए। और फिर पार्लियामेंट नियम बना रही है कि नहीं नहीं इन सबको हम जो है खड़े होने की परमिशन देंगे। फिर कोई राजनेता आके कहता है नहीं ये गलत बात है, तब फिर उनको समझ में आती है जो चीज शुरू से ही थी। तो ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बहुत ज्यादा डीजनरेशन हो गया है पिछले 30 सालों में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रोल, कोर्ट्स का रोल ज्यादा बढ़ गया है। अन्यथा अगर आप देखेंगे शुरू के 15 साल में जो है 1950 से लेकर 64 तक अगर आप देखें तो पार्लियामेंट का रोल ज्यादा था जब नेहरू जी जैसे लोग थे, और सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा रोल नहीं था। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट अपना रोल नहीं कर रही है, ब्यूरोक्रेसी अपना रोल नहीं कर रही है, इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ता जा रहा है। और ये इसीलिए है, ये कोई बहुत अच्छी हेल्दी बात नहीं है। हेल्दी बात होती है कि तीनों विंग गवर्नमेंट के अपने काम करें, पार्लियामेंट अपना काम करे। सूरज जी आपके पास लौटेंगे तो जो पॉइंट्स यहाँ पर सूरज सिंह जी ने इस चर्चा में रखे हैं कि अब लगातार जो डिग्रेडेशन हुआ संसद के कामकाज का और तौर तरीकों को लेकर, जिस तरीके से हंगामा खेज लोग वहां पर पहुंचे, हंगामा होता रहा लगातार, क्या एक वो वजह है कि सड़क से आंदोलन खड़े हुए, सवाल सांसदों के आचरण को लेकर, व्यवहार को लेकर उठे और फिर सवाल संसद की गरिमा तक जाकर रुके? क्या एक ये वजह है कि आज स्वराज की बात हो रही है, आज लोकतंत्र के जो सियासी जो सत्ता के केंद्र हैं उनके विकेंद्रीकरण की बात हो रही है? हमारे लोकतंत्र के लिए ये चीज़ें, ये बहस और इस तरीके का जो पूरा नज़रिया सामने आ रहा है, क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत है? क्या इससे चीज़ें सुधरेंगी या इससे चीज़ों में और गिरावट आएगी? ये तमाम पहलू हमारी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और आज जनता मांगे जवाब में चर्चा इस विषय पर हो रही है कि आखिर कौन संसदीय परंपराओं की, संसद की मर्यादा की फिक्र नहीं कर रहा, कौन उसको ठेस पहुंचा रहा है। हालात अगर ऐसे यहां तक पहुंचे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर से नसीहत दी है। सवाल ये है कि भले ही एक दूसरे की तरफ उंगलियां तान कर नेता लोग बात कर रहे हों, लेकिन क्या इसके लिए पूरी सियासी जमात जिम्मेदार नहीं है। इन तमाम पहलुओं को आज हम खंगाल रहे हैं। इस बीच आपको हम दिखाते हैं कि जनता के जहन में क्या सवाल उठ रहे हैं, जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोच रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी आम जनता को देश का कानून बनाने का अधिकार क्यों नहीं है। आज के नेताओं से ये सवाल है कि अगर संसद में सांसदों का आचरण ठीक होता तो केजरीवाल को ये सब नहीं करना पड़ता, तो क्या वो लोग इस चीज से सहमत हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मतलब आई एम टोटली एग्री विद हिम। इसलिए एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए वो डर रहे हैं संसदीय के आधार पर लाने के लिए। वो चाह रहे हैं किसी तरह इजीली हो जाए, जो पब्लिक को सुविधाएं मिले। मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल संसदीय परंपरा के तहत क्यों नहीं लाना चाहते हैं? कि कोई भी आदमी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, एक संविधान से बड़ा कोई भी आदमी नहीं है। तो जो कुछ अरविंद केजरीवाल जी को करना चाहिए वो संविधान के अंदर ही करना चाहिए, संविधान के अंतर्गत ही करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जब भी सत्ता में आया तो काम का संभालते संभालते उन्होंने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया, कभी जंतर मंतर पर, कभी यहाँ घाट पर, कभी वहाँ पर। वो सिर्फ अब ये चाह रहे हैं कि अब हमारी पॉपुलैरिटी पब्लिक जाने कि मैं क्या हूँ। उनका जो कामकाज है वो बहुत मतलब वो संसदीय प्रणाली में ऐसा लगता है कि विश्वास नहीं रखते हैं और उनको अपना पॉपुलैरिटी का ज़्यादा फिक्र है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। और हम सीधे रुख करते हैं, बीजेपी के नेता राकेश शर्मा जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपका ध्यान इस तरफ मैं आकर्षित करना चाहूँगा। ये जो मिनिस्टर्स की और जो एमपीज़ की सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, इनको लेकर जो बिल संसद में आया वो 2 मिनट के अंदर चर्चा में पास हो गया। और कई ऐसे विधेयक हैं, कई ऐसे बिल हैं जो सालों से लंबित पड़े हुए हैं, जिनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। न जाने कितनी कमेटियों ने सिफारिश कर दी, उसके बाद वो सदन में आए, फिर वो ठंडे बस्ते में चले गए या फिर वो बिल ख़त्म ही हो गए। सवाल ये है कि अगर ऐसे हालात संसद में लोग देखेंगे, अगर ऐसे हालात अपने सांसदों के लोग देखेंगे, ये नज़रिया अगर देखेंगे, तो फिर अगर सड़क से मांग उठती है स्वराज की या फिर आंदोलन के जरिए चैलेंज किया जाता है सांसदों को या फिर चैलेंज किया जाता है सांसदों के विशेषाधिकारों को, इसमें नाजायज क्या है? देखिए अनंत जी, आज देश की जनता जो चाहती है उसको हर राजनीतिक दल को उस पर विचार करना पड़ेगा। आज जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं देश में चल रही हैं, जो लोग निकल के सड़क पे आ रहे हैं, इससे हर दल की तरफ ये सोचने को मजबूर कर रही है जनता कि आप सोचें। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर संसद में जब ये बिल पास होते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, तो अन्य बिलों पे भी चर्चा होना चाहिए और उन पे भी ध्यान देना चाहिए। पर पिछले 10 साल से केंद्र में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वो एक ऐसा माहौल पूरे देश में बना दिया है कि उनको ये लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम जो सोचे वही सही। आप ये देखिए कि चुनाव होते हैं तो उस समय जो दल होते हैं कितना जनता का ध्यान रखते हैं, पर कांग्रेस में इतना अहंकार आ गया है कि आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा के चुनाव के समय 3 बार पेट्रोल के भाव कांग्रेस ने बढ़ा दिए। राकेश जी, आपने अभी खुद कहा कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को पुनर्विचार करना होगा। आज जनता पहले वाले नजरिए से नहीं सोच रही है। आज जनता सियासत से ये मांग करती है कि वो भी चीजों को अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग तरीके से सोचे। आज जनता ये मांग कर रही है कि उनका लोकतंत्र केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है। उनका लोकतंत्र वो ऐसा चाहते हैं कि जिसमें उनकी भी सहभागिता हो, उनकी भी भागीदारी हो। आप बार बार कांग्रेस की सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, आपने कितना पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया है, आप कितना पार्टिसिपेशन करवा पा रहे हैं। आप पंचायत चुनाव की अगर बात करते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव की बात करते हैं, वहां भी तो वही हो रहा है कि जनता केवल वोट करने तक सीमित रह गई है। उसके हाथ में ताकत कहां आ रही है? क्या सियासी जमात जो पुराने तौर तरीकों पर सियासत करती रही है, क्या वो डर रही है? क्या वो इसलिए इस पूरी बहस को अराजकता वर्सेस संविधान की सर्वोच्चता में उलझा देना चाहती है?
क्या जनता जो मांग कर रही है उसको अराजकता का नाम देकर उसको हटाया जा रहा है? क्या ऐसा दिमाग में सोच आ रही है? नहीं अनंत जी, आज एक मैं बात यहां आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज आप मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ तीनों प्रदेश को उठा के देख लीजिए। आज अगर हम जनता के साथ नहीं चल रहे होते, जनता की चिंता नहीं कर रहे होते और जनता के लिए काम नहीं कर रहे होते तो हमारी तीसरी बार सरकार नहीं बनती। किसी प्रदेश में अगर तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, लगातार हैट्रिक बन रही है, तो कहीं ना कहीं हम जनता के साथ खड़े और उसके मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। आज अगर बात आप ये करें कि हम बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, तो कांग्रेस की जवाबदारी है कि लोकसभा चले। कांग्रेस की सरकार है केंद्र में, निर्णायक स्थिति में कांग्रेस है। जो निर्णय कांग्रेस करेगी देश के लिए, वो देश में लागू होंगे नियम। आज अगर कांग्रेस उस पे नहीं चल रही तो हम उस पर उंगली उठाएंगे और बार बार हम उस बात को जनता के बीच लेके जाएंगे। आज मध्य प्रदेश में अगर हम जनता के बीच हैं तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है नगर पालिका, नगर निगमों में, पंचायतों में। तो हम तो चाहते हैं कि देश की जो 50% महिलाएं जिससे आज आधी देश की आबादी मानी जाती है, उसको हमने सत्ता के साथ जोड़ा है। ऐसे हम आम लोगों को लेकर अगर सत्ता में चल रहे हैं, इसलिए हमारी तीसरी बार सरकार बनी। राकेश जी, लौटते हैं आपके पास, अरुणा कुमारी जी का रुख करते हैं। अरुणा जी, आपकी पार्टी जो इस समय दिल्ली में सत्ता में है और पूरे देश में जिसका सपना यह है कि स्वराज लाया जाए, लोगों तक लोकतंत्र को पहुंचाया जाए, लोगों का लोकतंत्र वाकई में ये बने, जो लगातार इसी दावे के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आपने जमीनी स्तर पर क्या आंदोलन से स्वराज आ जाएगा? सत्ता आपके हाथ में है, दिल्ली के अंदर आप सत्ताधारी पार्टी हैं, उस दिशा में, स्वराज की दिशा में आपने दिल्ली के स्तर पर क्या किया? आप केवल एक लड़ाई में उलझकर रह गए हैं। आप केवल जन लोकपाल की लड़ाई को ही, पूरी चर्चा को उसी में समेट देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा आपके तौर तरीकों पर सवाल उठने लग गए हैं। अगर आप स्वराज की बात करते हैं तो आपने अपनी सरकार के स्तर पर उस दिशा में क्या कदम बढ़ाए? केवल आंदोलनों से, धरने प्रदर्शनों से स्वराज आ जाएगा क्या? दिल्ली सरकार पूरी तरह से अपने जिम्मेदारी के प्रति पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ वो काम कर रही है। और इसमें अगर सभी राजनीतिक पार्टियों को अगर अब ये बात खलने लगी है कि हम तो आपस में मिल बांट के खाते थे, चोर चोर मौसेरे भाई रहते थे, ये जनता के सामने एक दूसरे के विरोधी रहते थे, अब ये और बाकी एक साथ रहते थे, अब विरोधी के रूप में जनता के बीच में जनता की बात को कहने वाला, अगर कहने वाली कोई पार्टी हुई है, ये आम आदमी पार्टी नहीं, राजनीतिक क्रांति है, आम आदमी परिवार है ये। अब ये इसलिए जो जनता की बात कहेगा उसे अराजक कहा जाएगा, और जनता अगर अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार है। अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि 5 सालों में सिर्फ हमारे वोट का इस्तेमाल किया जाता है। आप हमें ज़रा ये बताइए कि 5 साल से पहले जब वोट ये सांसद बन के जाते हैं तो कितनी बार जनता के मुद्दों को उठाते हैं, कितनी बार कहाँ महिला की सुरक्षा पे उठाते हैं, युवाओं के रोजगार के बारे में उठाते हैं, बहन बेटियां की इज्जत किस तरह से लूटी जा रही है। ये बीजेपी की जो अभी बताएं भाजपा 3 बार आई है, इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस से पूरी तरह से त्रस्त है और मध्य प्रदेश और 3 राज्यों में कहीं भी कोई विकल्प नहीं था। तो इसे अगर बीजेपी अपना बहुत ही गर्व महसूस कर रही है तो आने वाले दिनों में 2014 में ही इस बात का बीजेपी को भी पता चल जाएगा और कांग्रेस का भी चल ही रहा है। अरुणा जी, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर जयकांत मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। जयकांत जी, स्वराज की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन अब तक जिस तौर तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी सियासत को या फिर अपने सरकारी कामकाज को आगे बढ़ाया है, क्या लगता है वाकई स्वराज को लेकर गंभीरता से काम हो रहा है या फिर स्वराज को भी एक मुद्दा बनाकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक शगुफा बनकर रह गया है स्वराज आम आदमी पार्टी के लिए? पहले तो मैं इनसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि जब जो लोकपाल आया था और कांग्रेस जब लोकपाल लेकर के पार्लियामेंट के अंदर में पुटअप किया था, तो उसमें एक क्लॉज उन लोगों ने डाल दिया था कि जो अगर कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति अगर झूठा पाया जाता है या कंप्लेंट फेक पाई जाती है तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा।
कल यही जानकारी हमें ये भी मिली है, कल हम लोग महाराष्ट्र सदन में थे, अरविंद केजरीवाल भी आए हुए थे, आशुतोष जी भी आए थे, संजय सिंह भी थे, मनीष जी भी थे, ये अन्ना जी, मैं भी वहाँ मौजूद था। ये सवाल वहाँ पे उठा था कि जो आप जन लोकपाल लेकर के आ रहे हैं, आप भी उस जन लोकपाल में एक क्लॉज डाले हैं कि अगर फेक कंप्लेंट पाई गई तो आप उस फेक कंप्लेंट के आधार पे आप उस व्यक्ति के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोकेंगे। मेरा ये कहना इनसे ये है कि कोई भी आदमी जब कंप्लेंट करेगा तो ये कौन सा आधार तय करेगा कि ये कंप्लेंट फेक है या सही है या झूठी है, क्योंकि इंक्वायरी के बाद ये तय चलेगा। तो ये तो आपने जो 2 लाख रुपए का जुर्माना किया, तो जुर्माना तो इमीडिएटली इसको हटाना चाहिए। ये तो सवाल इनसे हमें। अब आते हैं कि जो कल हम लोगों का चर्चा हुआ और जो स्वराज की आप बात कर रहे हैं, देखिए डे 1 से अन्ना कह रहे हैं कि ग्राम सभा को मजबूत करनी चाहिए। ग्राम सभा कैसे मजबूत होगा? ग्राम पंचायत की आप बात मत करिए, ग्राम सभा की बात करिए। गांव तय करेगा कि हमारे यहाँ तालाब होना चाहिए, हमारे यहाँ स्कूल होना चाहिए, हमारे यहाँ शिक्षित बच्चे होना, प्लेग्राउंड होना चाहिए, या जो कुछ भी होना चाहिए वो गांव के लोग वहां पे तय करें, उसका होना चाहिए। दूसरी चीज, अन्ना जी ये कहते हैं, आप कहते हैं कि देखिए लोकसभा के अंदर जितने भी सांसद हैं 2 मुद्दे पे एकजुट आपको देखते हैं। जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो पूरा सांसद एकजुट होता है और सैलरी इनका अप्रूव्ड हो जाता है जी। दूसरा, जब आरटीआई की बात आई कि पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के अंतर्गत आना चाहिए, सारी पार्टियां एकजुट हो गई कि हम आरटीआई में रिप्लाई। हमारा सवाल यह है कि मैं अगर किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को, किसी पार्टी को अगर मैं 50,000 रुपया देना चाह रहा हूं डोनेशन, क्या मेरा यह अधिकार नहीं बनता है क्या कि मैं ये जानूं कि जो मैंने 50,000 रुपया आपको दिया है वो जनता की सेवा के लिए दिया है? क्या आपने कोई फ्लाइट के ऊपर तो नहीं खर्चा कर दिया? ये हमारा जानने का एक मकसद या हमारा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस अधिकार से ये लोग क्यों वंचित हो जाते हैं? दूसरा जी, अन्ना जी बात कह रहे हैं कि जो ग्राम सभा का मॉडल है, लोग देखिए 52 के अंदर में नेहरू जी ने एक इलेक्शन कराया था, तो उसमें ये साफ हमारा संवैधानिक ढांचा कहता है कि कोई भी पार्टी और पॉलिटिक्स को चुनाव संहिता के अंतर्गत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। जनता अपना नेता चुनेगी, जनता अपना लोग को वहां पे जो काम करने वाले हैं उनको चुन करके और सांसद में भेजेगी। मतलब लोगों का चुना हुआ जो लोग वहां जाएंगे उसको बोलते हैं। केजरीवाल जिस स्वराज की बात कर रहे हैं, हम उस पे हमारा सवाल ये है कि क्या उस दिशा में वो बढ़ रहे हैं या फिर केवल उसका जिक्र कर रहे हैं? अभी जिक्र कर रहे हैं। अभी ये देखिए ना कि आप बिजली के अंदर में इनका डिस्प्यूट है, पानी के ऊपर इनका डिस्प्यूट है, जन लोकपाल के ऊपर इनका डिस्प्यूट आ गया। अब ये देखिए इन्होंने कहा झुग्गी झोपड़ी जितने लोग हैं उनको मकान देंगे, परमानेंट जितने भी करीबन मेरे ख्याल से 50,000 लोग हैं जो अडोक पे काम करते हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत में, उनको ये परमानेंट करेंगे। आए दिन स्कूल के शिक्षक धरना दे रहे हैं, डीटीसी के लोग धरना दे रहे हैं। तो ये सारा चीजें मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस और स्टेटों से ज्यादा है, लेकिन आपकी कार्यशैली, आपका इच्छा शक्ति क्या वही है जो पहले वाले जो नेता लोग काम करके आए? आप तो मैं पहले भी ये बात कर रहा हूं कि आप अपनी जमीन को तैयार करिए। ये नहीं सुबह उठ करके आपने एक मॉडल बना लिया, सवेरे उठना है चोर 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 कहने शुरू कर दिया आपने, उसने वो चोर। ये कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा कोई मॉडल और मजबूत अपनी स्थापना करिए, क्योंकि आगे आप जाकर के लोकसभा को नेतृत्व करेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे। आप दिल्ली के ही अंदर सीमित करके रह गए और लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया, आपके पास कोई जवाब नहीं है। जयकांत जी, लौटते हैं आपके पास। जेपी दीवान जी से यहाँ पर मैं टिप्पणी चाहूंगा कि एक ब्राजील का अध्ययन सामने आता है दीवान जी, कि जहाँ पर ये विकेंद्रीकरण की बात हुई तो वहाँ पर बाकायदा पड़ोस मंडलियाँ बनाई गई और वहाँ पर भी न्यूनाधिक ऐसे ही हालात थे। भ्रष्टाचार भी था, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात वहाँ पर उठने लगी थी। लोगों को लगता था कि सरकारें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, जो विधानसभाएं हैं या फिर जो संसद है वो उनके लिए काम नहीं कर रही है, कानून उनके लिहाज से नहीं बनते हैं। आज वही चर्चा इस देश में उठ रही है। सवाल यहाँ पर एक तरफ जो पुराने सियासी पार्टियां हैं वो इसको इस नज़रिए से, संदेह के नज़रिए से देख रही हैं कि इससे कहीं हमारी संसदीय परंपरा, हमारी लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा कमज़ोर ना हो जाए। और जो दूसरी तरफ इस बात को उठाने वाले लोग हैं उनका कहना ये है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। सवाल ये आता है कि इस टकराव में क्या वाकई इससे हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है वो मजबूत होगा या फिर चीज़ें जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं उससे चीज़ें उसको कमज़ोर करेंगी? ये खतरा है या फिर एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने की वाकई ज़रूरत आन पड़ी है? देखिए, इसको इस पूरी जद्दोजहद को सकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि
अभी तक जो नहीं हो रहा है, इसीलिए लोगों में गुस्सा है, इसीलिए उसको लेकर के आवाज़ उठ रही है और उस पर एक दबाव बढ़ रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको ठीक तरीके से होना चाहिए। आपने ब्राज़ील का उदाहरण लिया, हमारे यहाँ भी सांसदों को कि जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वहाँ उनके हाथ में कुछ ऐसा फंड हो जिससे वो अपने हर गांव का वहाँ छोटी छोटी जो विकास की समस्याएं होती उनका विकास कर सकें। उसके लिए एक सांसद निधि का प्रावधान रखा गया था। सांसद निधि हर सांसद को एक बजट दिया जाता था, उसमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हालत ये है, आंकड़े बताते हैं कि बहुत सारे सांसद जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, लोकसभा का टर्म खत्म होने वाला है, 5 साल करीब करीब पूरे हो गए हैं, उनमें किसी ने 60% खर्च किया है, किसी ने 44% खर्च किया है, किसी ने 71% खर्च किया है, किसी ने 60% खर्च किया है और बाकी पैसा किसी ने 53% खर्च किया है। बाकी पैसा अभी उसका कोई उपयोग ही नहीं किया गया। ना तो ये संसद में काम कर रहे हैं चुने हुए नुमाइंदे, ना अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां से ये चुन करके आ रहे हैं। उस पैसे का भी इस्तेमाल नहीं कर, सरकारी बजट छोड़ दीजिए, सरकारी योजनाएं छोड़ दीजिए, जो उनके खुद के हाथ में है उस बजट का भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये सब स्थिति जो बन रही है, तो लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। गुस्सा बाहर आ रहा है तो एक दबाव बन रहा है। दबाव इनको एक हो सकता है सकारात्मक दिशा में ले जाए। लेकिन दीवान जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो जनता का दबाव बना है और कहा यही जा रहा है कि जनता के दबाव का एक रिप्रेजेंटेशन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर वो करने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो उसको एक दिशा दे पा रहे हैं? जिस तरीके से वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने तौर तरीकों से बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो एक दिशा दे पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, दबाव अगर है, अगर जनता की ऊर्जा इस रूप में सामने आ रही है तो उस ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। देखिए, दिशा तो तय हो रही है जी। उनने जो एक दबाव क्रिएट किया और उनने एक जो नई तरह की राजनीति सामने लेके आए और उसको जन समर्थन मिला, उसके कारण सारी की सारी जो एग्जिस्टिंग राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे, सबने अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बदली है, सबने अपने काम करने के तरीके बदले हैं, तौर तरीके बदले हैं। हर पार्टी अब एक जैसे कांग्रेस में ही चल रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में अब नेता मतलब कैंडिडेट चुनने के लिए एक प्रोसेस के तहत जाना होगा। 15 सीटों पर 15 सीटों को बीजेपी ने भी अपना, बीजेपी के नेतृत्व ने भी अपना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बदली है। तो एक सकारात्मक तो उसमें देखा जाना चाहिए कि सिर्फ उनके दबाव के कारण इन सारे लोगों को अपने आप को बदलना पड़ा है, बदल रहे हैं। चलिए, राकेश जी का हम रुख कर लेते हैं। राकेश जी, अभी दीवान साहब ने कुछ आंकड़े रखे कि जो सांसदों की निधि होती है, जिसमें कि उनके उम्मीद की जाती है कि उसका उपयोग, सदुपयोग वो करें अपने इलाके के विकास में। पता चला, बताया इन्होंने कि भी कितने सांसदों ने कितना खर्च किया है और अब तक कितना फंड अनयूटिलाइज पड़ा है। एक बहुत लंबी फहरिस्त है ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाले गए आंकड़े हैं। इसमें सारे दल के लोग हैं, बड़े बड़े सांसद भी आपकी भी पार्टी के हैं और तमाम पार्टियों के। खैर, यहाँ पर नामों पर नहीं जाना चाहिए, जो मुद्दा है उसी पर हम स्टिक करें। सवाल ये उठ रहा है कि आपकी पार्टी की सोच में भी आप कह रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, आप लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस बदलाव की जरूरत एक आंदोलन के बाद ही क्यों महसूस की गई? इस बदलाव की जरूरत तभी क्यों महसूस की गई जब सड़क से सवाल उठने लगे? इस बदलाव की जरूरत आपने आत्मनिरीक्षण से ही क्यों नहीं इन चीजों को सामने लेकर आए? और जो बदलाव की मांग आज जनता कर रही है, क्या पार्टियां उसके लिए जहनी तौर पर तैयार हैं? क्या उनको यह लगता है कि सत्ता उनकी मुट्ठी से खिसक रही है, इसलिए तिलमिलाहट सामने आती है, जिसमें कभी अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठा दी जाती है, कभी लोगों को लेकर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि ये गलत हो रहा है, इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है, तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जाती हैं। क्या वो डर है सियासी पार्टियों का कि सत्ता उनके हाथ से कहीं ना चली जाए? देखिए अनंत जी, अभी हम मुश्किल से 3 महीने पहले जनता की अदालत से होके आए जी, और जनता ने हमारे कामों पे मोहर लगाई और हमने जो विकास के कार्य मध्य प्रदेश में चलाए उसको जनता ने स्वीकार किया। मैं अपनी विद्वान बहन जो आपका प्रतिनिधित्व करती, उनसे जरा ये छोटी सी 2 बातें पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से 60 साल कांग्रेस ने आश्वासन की खेती की देश में, सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपके लिए ये करेंगे, वैसे ही सब्जी विभाग आपकी पार्टी
और केजरीवाल जी ने दिखाए। आज जब जनता से आप पूछिए ना जाके कि दिल्ली की जनता को क्या तकलीफ हो रही है। आपने आज अभी जिया न्यूज पे भी मैंने देखा कि कुछ लोगों से पूछा गया तो उनने सीधे सीधे केजरीवाल पे सवाल उठाए। तो आप जिन मुद्दों को लेकर, जनता के जिन मुद्दों को लेकर आप आए, आज आप जिस मुद्दे को लेकर आपने पार्टी बनाई, आप उनको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज आप उसकी खींच निकालने के लिए कभी भाजपा पे हमला करने लगते हैं तो कभी किसी और पार्टी पे हमला करने लगते हैं। पर जिस मुद्दों को लेकर आपने सरकार बनाई है, आप आज एक मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, आप जनता के हित में निर्णय लीजिए ना। आप वो कर नहीं पा रहे हैं। आप बार बार उन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं और बार बार ऐसे आरोप लगाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आपने जो कहा है आप वो तो करके दिखाइए। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई दूसरा दल नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी, सपा सहित अन्य दल भी थे। अब आज हम आपसे कह रहे हैं ना कि आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता आपको जवाब देगी, क्योंकि आपने जो ख्वाब जनता को दिखाए वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो जनता का गला दबाने वाली राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी अपना नजरिया हमारे साथ बांटने के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम मेहमानों का जो इस चर्चा में आज हमारे साथ शिरकत करने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जनता मांगे जवाब में आज इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।